औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 61 और मोस्ट प्रॉबेबली आज जो है ये लास्ट लेक्चर होगा। आई होप कि आई विल फिनिश इट टुडे, कि मैं इसको आज जो है वो फिनिश कर दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 61। तो हमने चैप्टर पोलराइजेशन का शुरू किया हुआ है और इसमें हम लास्ट जो है वो पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। तो कल जो है हमने वो स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन की जो मेन इक्वेशन थी उसको ड्राइव आउट किया था और एक केस भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। वो केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हम φ2 - φ1 को 0 के बराबर रख लें, ठीक है, φ2 - φ1 जो फेज़ का डिफरेंस है उसको हम अगर 0 के बराबर रख लें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप φ2 - φ1 को पाई के बराबर रखेंगे तो तब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही आएगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो नेगेटिव के साइन के साथ जो है वो आ जाएगी। तो आज हमने केस नंबर 2 जो है आप स्टडी करना है। केस नंबर 2 या बी केस जो है वो केस ये है कि अगर हमारे पास इफ़ φ2 इज इक्वल टू φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। φ2 - φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री के बराबर जो है वो हो जाए, ठीक है, φ2 - φ1, तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है, देखें जो हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 6, आप देखें इक्वेशन नंबर 6 कहती है कि x स्क्वायर ओवर a1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a2 का स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2 cos ऑफ φ2 - φ1 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर φ2 - φ1। ये हमारे पास कल हमने ड्राइव आउट की थी। ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये हमारे पास निकली थी। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर हम φ2 - φ1 को 90 डिग्री के बराबर रख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर a1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a2 का स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2 cos ऑफ 90 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। तो अब आपको इस बात का पता है कि जो हमारे पास ये cos 90 डिग्री है ये तो 0 के बराबर होता है, तो ये टर्म तो उड़ जाएगी और ये जो है ये 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे कि x स्क्वायर ओवर a1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a2 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर ओवर a1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन कौन सी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ये इक्वेशन है एलिप्स की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमारे पास जो है ये एलिप्स की इक्वेशन जो है वो आ गई।
ठीक है। एलिप्स आपको पता है कुछ इस तरह की शेप होती है, ये एलिप्स की शेप होती है, ठीक है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास जो सुपरपोजिशन है दो इंडिपेंडेंट लीनियर पोलराइज्ड ऑसिलेशन की, उनके दरमियान अगर डिफरेंस 90 डिग्री का, ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस दो ऑसिलेशंस के दरमियान में अगर फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1 क्या है 90 डिग्री, ये फेज डिफरेंस है बिटवीन टू लीनियरली पोलराइज्ड ऑसिलेशंस, दो लीनियरली पोलराइज्ड ऑसिलेशंस के दरमियान, ठीक है। तो अगर इतना फेयर डिफरेंस हो तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो आ जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो साई एक्स ऑफ टी है दैट इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर और साई वाई ऑफ टी A2 cos ओमेगा टी वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं। तो अब यहां पर फेयर डिफरेंस π/2 का आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम इस तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस π/2 जो है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा ये दूसरा लिखने के लिए वेव फंक्शन, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, वी नॉट राइट इट लाइक दैट, वी राइट इट साई वाई ऑफ टी A2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। यहाँ आप कह सकते हैं साई वाई ऑफ टी A2 cos ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि π/2 जो है वो 90 डिग्री के ही बराबर होता है ये। तो ये π/2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव फंक्शन अब आएगा साई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू साई एक्स ऑफ टी प्लस साई वाई ऑफ टी। तो इन दोनों को आप जमा कर दें तो हमारे पास साई ऑफ टी जो है ये आ जाएगा A1 cos ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस A2 cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। एक्स वाई यूनिट वेक्टर वाई यूनिट वेक्टर और ये हमारे पास एक्स यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट वेव फंक्शन आ जाएगा और इसमें देखें कि इसमें 90 डिग्री का हमारे पास जो है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन ये प्लस माइनस के साथ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के साथ भी हो सकती है और ये नेगेटिव के साथ भी हो सकती है, ठीक है। ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है अब आपके पास, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ हमारे पास इस इक्वेशन को राइट डाउन जो है वो किया जा सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि साई ऑफ टी A1 cos ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस A2 cos ओमेगा टी प्लस माइनस π/2 प्लस π/2 वाई यूनिट वेक्टर। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ साई ऑफ टी A1 cos ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस A2 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 वाई यूनिट वेक्टर। प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये पोलराइजेशन एलिप्टिकल पोलराइजेशन, क्योंकि एक्स और वाई हैं तो फिर पोलराइजेशन जो है वो किसी तीसरे एक्सिस में होगी। तो ये क्या है, ये अलोंग पॉजिटिव और नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो है ये हमारे पास पोलराइजेशन जो है वो हो रही है। तो इसका मतलब है जो आपका लोकस है पोलराइज वेक्टर साई ऑफ टी का वो एक एलिप्स है,
ठीक है। ये जो साई ऑफ टी है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कि एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट हमारे पास वेव फंक्शन निकला है। ठीक है, द लोकस ऑफ पोलराइज्ड वेक्टर, जो लोकस है हमारे पास पोलराइज्ड वेक्टर साई ऑफ टी का, इज एन एलिप्स, ये हमारे पास एक एलिप्स है। ठीक है, और ये एलिप्स जो है इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो उसको क्लॉकवाइज ले लें और अगर नेगेटिव लेते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ले लें। ठीक है जी, अब आगे आप जो हमारे पास है इसका लास्ट केस जो है, ठीक है जी, लास्ट केस जो है हमारे पास वो है कि अगर हम φ2 - φ1 को, केस सी जो है, अगर हम φ2 - φ1 को 90 डिग्री के बराबर लें और एम्पलीट्यूड जो है A1 और A2 उनको बराबर ले लें। ठीक है जी, केस नंबर 3 सी केस। केस नंबर 3, ठीक है जी, या सी केस, ये है इसके अंदर कि अगर हमारे पास फेज डिफरेंस जो है φ2 - φ1 90 डिग्री का हो और A1 एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि अब जो दो लीनियरली पोलराइज्ड ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, दो ऑसिलेशंस जो हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन उनके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि साई एक्स ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर और साई वाई ऑफ टी ए कॉस ओमेगा टी ± π/2 वाई यूनिट वेक्टर। तो अब ये हमारे पास जो है अगर ये सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनेगी। वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैसे बनेगी, आप देखें कि अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 6 को, तो x² ओवर A1 का स्क्वायर y² ओवर A2 का स्क्वायर -2xy A1 A2 cos ऑफ φ2 - φ1 साइन स्क्वायर φ2 - φ1, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब देखें कि इसके अंदर यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें और A1 को A2 के बराबर, तो x² ओवर A प्लस y² ओवर A, क्योंकि अगर A1 A2 के बराबर है तो दैट इज इक्वल टू A, सेम एम्पलीट्यूड है, -2xy ये हो जाएगा A² cos 90 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये टर्म तो होगी 0 और ये टर्म होगी 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² ओवर A प्लस y² ओवर A इज इक्वल टू 1। यहाँ इसको कह सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू A²। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो दो लीनियरली पोलराइज्ड ऑसिलेशन के और उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का हो, तो देन वी कैन से कि अब जो लाइट है वो क्या है, यहाँ जो वेव्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड है। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या आएगी, ये सर्कुलर पोलराइजेशन जो है वो आ जाएगी। और इस सर्कुलर पोलराइजेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द रिजल्टेंट वेक्टर साई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2 वाई यूनिट वेक्टर। तो ये भी आप नेगेटिव पॉजिटिव जो है इसको ले सकते हैं अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि साई ऑफ टी ए कॉज ऑफ ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और साई ऑफ टी ए कॉज ऑफ ओमेगा टी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो ये क्या लॉन्ग जेड एक्सिस ये पोलराइजेशन हो रही है, और राइट हैंडेड इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। पॉजिटिव को आप राइट हैंडेड ले लें, बेशक नेगेटिव को आप लेफ्ट हैंड, वो जो आपकी मर्जी आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लोकस है पोलराइज्ड वेक्टर साई ऑफ टी का, वो एक सर्कल है। पिछले में हमारे पास जो लोकस था पोलराइज्ड वेक्टर का वो इलिप्स था, ये अभी ये सर्कल है, और ये सर्कल जो है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है जी। तो सर्कुलर पोलराइजेशन जो पॉजिटिव या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अगर हमारी फिंगर्स जो हैं राइट हैंड की वो कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विद थंब पॉइंटिंग अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। सपोज करें कि ये राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये कर्ल, ये फिंगर्स कर्ल हो रही है, और ये थंब की जो डायरेक्शन है, ये थंब की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड ऑसिलेशन लॉन्ग पॉजिटिव एक्सेस ऑफ राइट हैंड है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं, ठीक है, 5.6 फिगर अगर आप देखें तो जेड एक्सेस के लॉन्ग राइट हैंडेड और नेगेटिव जेड एक्सेस के लॉन्ग लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन जो है उसको शो किया हुआ है इन फिगर्स के अंदर, ठीक है, राइट हैंड रूल लगाकर। आप देखें अगर तो ये फिगर जो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर ड्रा करता हूँ, आप देखें कि ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है साई ऑफ टी। तो ये इस तरफ रोटेट कर रहा है ओमेगा टी के साथ, इसको आप कह दें पॉजिटिव जेड एक्सेस के लॉन्ग, ठीक है। अगर ये हमारे पास जेड एक्सेस है, ये वाले, ये अगर हमारे पास वाई है, ये एक्स है, तो ये वाला हमारे पास, ये वाला जो है ये जेड होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है ये अगर पॉजिटिव है तो हम इसको कहेंगे राइट हैंडेड, ये राइट हैंडेड है, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगी तो वो लेफ्ट हैंडेड होगी, ठीक है जी। और लेफ्ट हैंडेड भी इसी तरह हम बनाएंगे, आप देखें ये एक्स ये वाई। अब लेफ्ट हैंडेड चूंकि नेगेटिव साइड पे है इसलिए वो रोटेशन यूं होगी ओमेगा टी, ठीक है। ये नेगेटिव हमारे पास जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो दो किस्म की सर्कुलर पोलराइजेशंस हो सकती हैं, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, जिनको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वो आपकी मर्जी है, जो कन्वेंशन आपने लेनी है फिर उसके मुताबिक रहना है। अगर पॉजिटिव को आप कहते हैं राइट हैंडेड है, क्लॉकवाइज है, तो फिर नेगेटिव जो है वो लेफ्ट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप इसको उल्टा भी सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो एक होगी फिर दूसरे की कन्वेंशन जो है वो उसके अपोजिट होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा जी, अब जो हमारे पास रह गया है लास्ट आर्टिकल, ठीक है। ये तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मैंने सारी बता दी, सर्कुलर, एलिप्टिकल और लीनियर, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की निकली जो कि लीनियर के लिए थी, दूसरी दो इक्वेशन हमारे पास क्या निकली, एक हमारे पास इक्वेशन निकली एलिप्स की और एक इक्वेशन हमारे पास निकली सर्कल की। तो हमने मैथमेटिकली इसको करके बता दिया। अब लास्ट आर्टिकल है हमारे पास मॉलस लॉ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो आप कंसिडर करें कि आपके पास दो पोलराइड्स हैं और उनकी पोलराइजिंग डायरेक्शन जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। ये एक पोलराइड है, यहाँ से ये अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, ये यहाँ से गुजरेगी तो ये पोलराइज्ड हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। उसके बाद इसके आगे एक और पोलराइड जो है वो लगा हुआ है, ठीक है जी। एक और पोलराइड लगा हुआ है। तो इधर अगर हमारे पास जो डायरेक्शन है ई वेक्टर की वो ये है, तो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट जो है वो यूं जाएगा और एक कंपोनेंट हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला ये ई परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ये ई परपेंडिकुलर होगा, और जो ये वाला है इसका ये हमारे पास ई पैरेलल कंपोनेंट जो है वो होगा, ठीक है। ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और ये हमारे पास पोलराइज्ड लाइट है। और ये दो पोलराइड्स हैं हमारे पास, इसको क्या लें P1, इसको क्या लें आप P2, ठीक है जी। ये दो पोलराइड्स हैं हमारे पास। ये एक ऑर्डिनरी लाइट के पाथ में हमने दो पोलराइजर्स को रखा हुआ है। तो लाइट जब मर्ज करती है पहले पोलराइड से, इस पोलराइड से जब मर्ज करती है तो लाइट जो है, चूँकि वो पोलराइड है तो वो प्लेन पोलराइज्ड बन जाती है, जो कि हमारे पास सेकंड पोलराइड से भी गुजर जाती है। ये सेकंड पोलराइजर है P2, इसको हम एनालाइजर का नाम भी देते हैं। ये इसमें से भी पास कर जाएगी। अब अगर हम रोटेट करें एनालाइजर को अमर्जिंग रे के अबाउट, कि इसके एक्सेस जो हैं वो किसी एंगल थीटा के ऊपर हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है पोलराइज्ड लाइट का जो कि अमर्ज हो रहा है पोलराइजर से, वो भी फिर क्या करेगा, वो एक एंगल थीटा बनाएगा विथ पोलराइज्ड डायरेक्शन या एक्सेस ऑफ ट्रांसमिशन से। देखो ना ये आ रहा है, तो ये जब यहाँ से इस जगह पर आएगा, आपने इसको रोटेट किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी जो है इस प्लेन के साथ, इस लाइन के साथ रोटेट होगा, ठीक है। ये भी कोई एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करती है किसी पोलराइजिंग शीट के ऊपर, तो जो इंटेंसिटी होती है पोलराइज्ड लाइट की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द शीट, वो क्या रह जाती है, वो हाफ रह जाती है। यानी कि जब यहाँ से ये पास हुआ तो इसकी इंटेंसिटी जो है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट थी इसके मुकाबले, क्योंकि कुछ प्लेन इसके अंदर ऑब्जॉर्व हो गई है और बकिया प्लेन जो रैंडम नहीं थी वो बाहर आई है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो है यहाँ पर जब इस पहले पोलराइड से गुजरेगी तो गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये पोलराइज्ड लाइट जो है कोई एंगल थीटा बनाती है किसी पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर के साथ, तो हमारे पास आप देखेंगे यहाँ से ये कोई एंगल बना रही है, तो हमारे पास जो है वो आई इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम ये सारे को अरेंज करें,
ठीक है, इसके ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस को, क्योंकि ये थीटा जो है ये कोई एक ओरिएंटेशन तो नहीं होगी, ये तो जो लाइट आ रही है उसके बहुत सारे एंगल्स होंगे, डिफरेंट के ऊपर है कि अनपोलराइज लाइट है। तो अगर हम इसको अरेंज कर दें, यानी कि इसकी एवरेज ले रहे हैं, तो इसकी एवरेज अगर हम लें तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज ओवर टाइम जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी आई जो है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 1/2 आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, 1/2, इधर स्क्वायर नहीं है, 1/2 आई नॉट, 1/2 आई नॉट, यानी कि जब ये यहाँ से गुजरा और हमने इसकी एवरेज ली तमाम प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि ये थीटा एंगल डिफरेंट ओरिएंटेशंस को, कोई इधर एंगल बन रहा है, कोई इधर बन रहा है, उस पर लिया तो हमारे पास इंटेंसिटी, यानी कि जब लाइट यहाँ से गुजरने के बाद एक ही एंगल पे रह गई, एक ही ओरिएंटेशन पे रह गई, तो इंटेंसिटी जो है वो हाफ से रिड्यूस होगी। ठीक है जी, अब आप रिजॉल्व करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे ही अभी मैंने ये इस फिगर के अंदर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिजॉल्व किया, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसका एक कंपोनेंट पैरेलल है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। ये आपकी बुक में फिगर नंबर 16 है। ठीक है, इसको अब आप जो है वो रिजॉल्व करें तो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल आ जाएगा, ई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल टू द पोलराइजिंग डायरेक्शन होगा। ठीक है, जो पोलराइजिंग की डायरेक्शन है उसके पैरेलल होगा। और दूसरा हमारे पास होगा ई परपेंडिकुलर, ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है उसके। ठीक है, यानी कि एक कंपोनेंट सपोज करें कि ये एक डायरेक्शन है, अगर ये पोलराइजेशन की डायरेक्शन है तो एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा और इसी पोलराइजेशन डायरेक्शन के एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो जो कंपोनेंट ई पैरेलल है, ठीक, सिर्फ ये वाला पैरेलल कंपोनेंट जो है, ई पैरेलल जो कंपोनेंट है वो पास करेगा। ठीक है, यानी कि ई पैरेलल कंपोनेंट इज ट्रांसमिटेड ओनली। ठीक है, जाहिर बात है कि जो कंपोनेंट पैरेलल होगा उस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के, या जो डायरेक्शन है पोलराइजेशन की, तो वो पास कर जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा, जो ऐसे होगा वो तो पास कर जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा यूं, वो यूं आके रुक जाएगा, ऐसे आके वो इसके साथ टकराएगा और रुक जाएगा। तो सिर्फ ई पैरेलल कंपोनेंट जो है वो पास कर जाएगा और ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इज ऑब्जर्व्ड, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है जो इमर्ज करेगी एनालाइजर से, वो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ हमारे पास ई आउट, ई पैरेलल की वजह से होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो हमारे पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ई स्क्वायर आउट, ई स्क्वायर पैरेलल एक्चुअली एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आई आउट, ठीक है, क्योंकि आई क्या है, वो ई का स्क्वायर, तो आई आउट जो है हमारे पास आई इन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि आई आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर आउट के, और आई इन जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम कहते हैं मालस
लॉ, दिस इज द मालस लॉ, और ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ मालस लॉ। तो हमारे पास मालस लॉ ये कहता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये पोलराइजर और एनालाइजर, पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान में कोसाइन का एंगल जो है वो बन रहा है। तो ये लॉ जो है हम इसको अप्लाई करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पोलराइड्स हों, नंबर ऑफ पोलराइड्स हों, और उनको हमने सैंडविच किया हो कि एंगल जो है, जो एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है ईच पोलराइड का वो इंक्रीज करे, ठीक है, बाय थीटा। तो मालस लॉ जो है उसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। वो हम कहेंगे कि आई आउट, बहुत सारे अगर पोलराइड लगे हुए हैं, आई इन कॉस स्क्वायर टू एन थीटा, ठीक है। यहाँ पर एन जो है ये क्या है, एन जो है ये नंबर ऑफ पोलराइड्स है, ये हमारे पास नंबर ऑफ पोलराइड्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मालस लॉ। तो बेसिकली मालस लॉ जो है वो आपको ये बताता है कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी लाइट, अनपोलराइज लाइट की, जब वो किसी पोलराइजर में से गुजरता है तो उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आधी रह जाती है, ठीक है। और वो आधी इंटेंसिटी जब एनालाइजर से गुजरती है तो सिर्फ वो वाला कंपोनेंट पास करता है जो पैरेलल होता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर होता है वो आगे जा नहीं पाता। इस वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाफ रह जाती है। तो दिस इज नोन एज मालस लॉ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अक्सर सवाल आ जाता है, व्हाट इज मालस लॉ, प्रूव इट। तो इसी तरीके से आप उसको प्रूव करेंगे। इससे पिछला जो क्वेश्चन था स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, वो भी आ जाता है कि व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। कैलकुलेट द इक्वेशंस ऑफ एलिप्टिकल, सर्कुलर एंड लीनियर पोलराइज्ड लाइट। तो वो सारा आपने उसी तरह इक्वेशन के ज़रिए उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अब ये आज आपका कोर्स जो है